कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम योशिमी है वो एक एवरेज सा प्लेन बंदा है, इंट्रोवर्ट है, उसका कोई दोस्त नहीं है, हमेशा अकेले ही रहता है। दोस्त के नाम पर अपनी तरह के एक दो बंदे से बात कर पाता है और जिस स्कूल में वो जाता है वहाँ पर सभी लोग 3 क्लास में डिवाइडेड है। वेल ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ही सही, लेकिन डिवाइडेड तो है। फर्स्ट क्लास वाले सबसे काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं, एथलीट्स लोग होते हैं। सेकंड क्लास में अच्छे से पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं और थर्ड क्लास में तो लूजर होते हैं। लेकिन अगर तुम बात करोगे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में तो वो तो थर्ड क्लास के भी सबसे निचले हिस्से में आता है। समझ रहे हो, इतना बेकार हमारा मेन कैरेक्टर है। उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के तो पकौड़े लगे हुए हैं। और अगर बात करो गर्लफ्रेंड की तो ये गर्लफ्रेंड क्या होता है, वो तो इस तरह का प्रजाति से तो कभी बात ही नहीं कर पाया है। वो तो हमेशा दूसरे क्लास के कपल को देखकर जल जल कर राख होते रहता है। इसलिए खुद को थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए वो वीडियो गेम के खूबसूरत लड़कियों से ही अपना काम चलाता है। चाहे कितना ही बेकार हमारा मेन कैरेक्टर क्यों ना हो, वो तो इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। इसलिए उसके साथ वो होता है जो कि हमारे साथ कभी भी सपने में भी नहीं होगा। और होता ये है कि एक दिन देश की सबसे खूबसूरत लड़की, अमीर बाप की इकलौती बेटी, स्कूल की गॉडेस, काफी सारे लड़कों की क्रश, काफी पावरफुल बैकग्राउंड और स्टेटस वाली लड़की, ब्लैक एंड व्हाइट सभी जगह पे पावर रखने वाली, एक बार अगर गुस्से में वो अपना पैर पटक दी तो। कुल मिलाकर बात यह है कि वो लड़की एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर को प्रपोज कर देती है। और वो भी ऐसा वैसा प्रपोजल नहीं, बल्कि डायमंड रिंग के साथ में अपने घुटने पर आकर शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि उसके सामने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की बैठी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है, अपने आप में से एक यूनिक तरह का ऑरा इमिट कर रही होती है। चाहे तुम कैसे क्यों ना देख लो, आंख बंद करके भी तुम बता सकते हो कि ये जरूर कोई फर्स्ट क्लास की लड़की होगी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके जैसे घटिया बेकार बंदे को एक लड़की आखिर कैसे प्रपोज कर सकती है। वहीं पर वो लड़की अपने बारे में बताती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम हिकारी मित्सुबोशी है, तुम्हारी तरह मैं भी फर्स्ट ईयर की हूँ। मैं तुमको कुछ दिन पहले सड़क पर देखी थी और अचानक मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया, इसलिए प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। योशिमी कहता है तुमको ऐसा क्यों लगता है जिसका तुम नाम भी नहीं जानती हो वो तुमसे शादी कर लेगा। इसके जवाब में वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उसका असिस्टेंट आकर उसको हिकारू की इन्फॉर्मेशन बुक उसको दिखाने लगती है, जिससे योशिमी को पता चलता है कि हिकारू का पहुंच कितना ऊपर और कितना नीचे तक है। असिस्टेंट बताना जारी रखती है कि मिस हिकारू के पेरेंट्स जापान का लीडिंग फाइनेंशियल मित्सुबिशी ग्रुप को चलाते हैं। मिस हिकारू के अनुसार में उनके पास में सभी सर्कल में दोस्त थे, स्टेटस, फेम, फॉर्चून, तुम बस नाम लो, वो सभी का सभी उनके पास में सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का है। तुमको सिर्फ इनके बारे में इतना ही जानने की ज़रूरत है। वहीं पर हिकारू कहती है कि अब मेरे पास में सिर्फ तुम्हारी ही कमी है, जब हम लोग लीगल एज में आ जाएंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे। योशिमी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी भी कैटेगरी के फाइनेस्ट चीज़ में आता हूँ। वहीं पर हिकारू पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, मुझे तो लगता है कि तुम वंडरफुल हो, मुझे तो शक है कि मुझे मेरे लाइफ में तुमसे बेटर कुछ चीज़ मिल ही नहीं सकता है। मेरे फ्यूचर स्पाउस होने के नाते तुमको मुझ पर विश्वास रखना होगा। योशिमी उसको ओवर कॉन्फिडेंस का चक्का चौंध के लाइट से अपने आंखों को बंद करने लगा होता है, मगर फिर अच्छे से उसको देख कर सोचता है कि ये लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। मैं तो इसका पूरी तरह से उल्टा हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट क्लास ही नहीं बल्कि उससे भी अपर क्लास की लग रही है। ये सब सोचकर वो उससे पूछता है कि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम इस प्रपोजल को लेकर सच में सीरियस तो है ना, मेरा मतलब है कि कोई मजाक तो नहीं है ना, ये रिंग असली है ना। अब ये मत कहने कि कोई कैमरा लेकर पीछे से निकल कर कहेगा कि ये सब तो कोई प्रैंक चल रहा था। हिकारू कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये रिंग स्पेशली तुम्हारे लिए कस्टम मेड है, जिसको कि मैंने खुद ही बनवाया है। योशिमी थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि तुम नॉर्मली मेरे जैसे बंदे से इंगेज कैसे हो सकती हो। हिकारू उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है कि ये रिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। तभी योशिमी उसके सपनों को तोड़ते हुए रिंग को अपनी उंगली में से निकालते हुए कहता है माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये बोलकर वो रिंग उसको वापस करने लगता है। तभी हिकारू थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि मेरे इन्फॉर्मेशन का अकॉर्डिंग में तो ये सच बिल्कुल सही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, देखो ये प्रपोजल चीज़ मेरे लिए किसी दूसरी दुनिया की बात जैसा हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अचानक हो रहा है। इसका जवाब मुझे कैसे देना चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है
क्योंकि मैंने कभी किसी को डेट ही नहीं किया, तो इसलिए मैं तुमको मना कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दे सकती हो? ये सुनकर वो थोड़ी सी सॉफ्ट होते हुए कहती है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? जैसे ही वो ये कहती है, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर डेड हो जाता है और वो थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, नहीं, देखो तुम काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये सब सुनकर वो गुस्से में अपना चेयर पर से उठ जाती है, जो देखकर जोसेमी और ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचने लगा होता है, अरे नहीं, चाहे जितना ही कॉन्फिडेंस ये क्यों ना हो, है तो ये मेरी ही ग्रेड की एक लड़की ही ना, लगता है कि मैंने गलती से इसका दिल तोड़ दिया है। वो अपने मन में खुद पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन निकले। वैसा रिएक्शन देखकर जोसेमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। वहीं पर हिकारू कहती है कि सच बोलूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझको रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन अब तो तुम्हें पाने की मेरी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गया है। ये बोलकर वो एक चुटकी बजाती है, जिससे कैफ़े में मौजूद सभी हाई पोजीशन वाले लोग, जिसको वो पहले से प्लांट करके रखी होती है, जिसमें से कुछ पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, वो उनके तरफ आगे बढ़ने लगे होते हैं। पुलिस को अपने तरफ आता देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की तो काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है और वो थोड़ा सा डरते हुए पूछते हैं, यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? हिकारू काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ कहती है कि क्या तुम भूल गए कि पावरफुल सर्कल में मेरा काफ़ी सारे दोस्त हैं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा देश मेरा ऑर्डर के अनुसार चलेगा। जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि वो ऐसा मुसीबत में आज पड़ने वाला है। वहीं पर हिकारू सभी लोगों को अपने पास बुलाते हुए कुछ करने के लिए कहने लगती है, जो देखकर अब हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे फोर्स करोगी तो तुम मेरा बॉडी को तो पालोगे, लेकिन मेरा दिल कभी भी तुम हासिल नहीं कर पाओगी। मगर वहीं पर उसकी उम्मीदों के परे वो सभी लोग हिकारू की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करने लगे होते हैं, कहने लगे होते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और वो बंदा तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार में काफ़ी ज़्यादा प्यार में गिर गया है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी कभी तुमसे शादी करने के लिए मर रहा है, और भी बला 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 करने लगे होते हैं। उनकी प्रशंसा से हिकारू फिर से अपने कॉन्फिडेंस की नदी में डूबने लगी होती है और फिर से प्रपोज करती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। योसेमी उसको मना करते हुए कहता है कि मुझे सच में ये रिंग नहीं चाहिए, अगर सच बोलूँ तो हमारे बीच का स्टेटस गैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो पुलिस को अपने ऊपर प्रेशर डालते हुए देख लेता है, जिससे उसका बोलते ही बंद हो जाता है। पुलिस से डर के मारे वो कह देता है कि क्या तुम मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दे सकती हो? हिकारू कहती है, ऑफ कोर्स मैं दे सकती हूँ, कितना टाइम चाहिए, 1 घंटा या फिर 2 घंटा? अब इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े तूफान से बचकर किसी तरह से अपने घर आ गया होता है, जहाँ पर वो उस रिंग को देखकर अब उसको पक्का हो गया होता है कि वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सपना नहीं था। मगर उसको अभी भी यह यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि आखिर उसके जैसे बंदे को कैसे कोई फर्स्ट क्लास वाली लड़की प्रपोज कर सकती है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास वाले के साथ में कोई लेना देना रखना तो चाहता नहीं था, तो शादी की बात तो मत ही करो। वो अपने ज़िंदगी के सबसे बड़ा धर्म संकट में पड़ा ही होता है कि तभी उसके घर के बाहर में वो आकर जोर से चिल्लाकर उससे शादी करने के लिए कह रही होती है, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है और जल्दी से उसके पास में जाकर कहने लगा होता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ और तुम मेरी नहीं हो, और जब भी हम मिलते हैं तो तुम शादी करने के लिए क्यों कहने लगती हो? क्या ये ग्रीट करने का कोई नया तरीका है? आखिर मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे ये सब सुनकर? हिकारू उसके सभी पड़ोसियों को हेलो कहने लगी होती है, जिससे तब वो और ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और किसी तरह से उससे पूछता है कि वैसे तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? वो अपने उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं यहाँ पर 1 घंटा के बाद जवाब जानने आई हूँ, तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? योसेमी अपने मन में फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर कपड़ा चेंज करने का भी वक्त नहीं मिला और ये आकर मेरा दिमाग खाने लगी है। लेकिन 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सामने से देखने पर पता चल रहा है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर सिर्फ ब्यूटी को देखकर हाँ कहना होता तो मैं कब के हाँ कह चुका होता। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे अभी सोचने का वक्त नहीं मिला है, अब इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स आ जाए मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसका हाथ पैर जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि तब तक उसके पेरेंट आकर उसको देख लेते हैं। उनको देखकर हिकारू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगी होती है कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आई हूँ। जो सुनकर योसेमी काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देख बहुत बड़ा यहाँ पर गलतफहमी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बात पर विश्वास मत कीजिए। मगर उसकी मम्मी कुछ भी ना सुनकर हैरानी से उससे पूछती है कि तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की हमारे बेटे से शादी करना चाहती है? वो खुशी के साथ में जवाब देते हुए कहती है हाँ बिल्कुल।
अब ये सुनकर उसकी मम्मी काफी ज्यादा भड़कते हुए उससे कहते कि योशिमी, आखिर तुम्हारे जैसा बंदे से इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की शादी के लिए सोच भी कैसे सकती है। अब ये मत कहना कि तुमने अपने स्कूल के पहले वीक में इसको प्रेग्नेंट कर दिया है। योशिमी चिल्लाते हुए कहा था कि मैंने तो अभी तक इसका हाथ भी नहीं पकड़ा था, ये आप क्या बकवास कर रही है। उसकी मम्मी थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या तुमने हाथ भी नहीं पकड़ा है, तो आखिर चल क्या रहा है। मेरा मतलब है कि उसकी जैसा खूबसूरत लड़की को अगर तुमने प्रेग्नेंट नहीं किया है तो वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कहेगी भी क्यों। हिकारू उनसे कहती है कि मुझे भी बच्चे पसंद है, लेकिन वो ऑफिशियल होने के बाद में उसको देख लेंगे। उसकी मम्मी योशिमी से पूछती है कि क्या तुम बताना चाहोगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। शादी कुछ बच्चों का खेल नहीं है, तुमको पता है कि सिर्फ शादी ही एक ऐसा चीज है जिसको लेकर मैं आज भी रिग्रेट कर रही हूँ। अब ये सुनकर उसका बाप जो कि वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, उसको थोड़ा सा सदमा लग जाता है। तो दूसरी तरफ योशिमी अपना सफाई देते हुए कहने लगा होता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इसको मैं पसंद करता भी हूँ या फिर नहीं करता हूँ। तभी हिकारू कहती है कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझे अभी प्यार नहीं भी करते हो तो बाद में मुझसे प्यार हो ही जाएगा, इसलिए मना करने का कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। क्योंकि अपने शब्दों से तुम चाहे कितना ही मना क्यों ना कर लो, लेकिन मैं डीप डाउन मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो, मैं काफ़ी अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। अब ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मुझे खुद ही क्यों नहीं पता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना ज़्यादा पागल हो गया हूँ। वहीं पर वो अपने उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में कहती है, क्योंकि तुम मेरा प्रपोजल रिंग को एक्सेप्ट कर लिए हो इसलिए। योशिमी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हुए कहने लगा होता है कि तुम्हें वापस करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला था। मगर वहीं पर वो उसकी किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहती है कि तुम इसको इतना ज़्यादा केयर के साथ ख्याल रख रहे हो, सिर्फ वही प्रूफ कर रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेरे प्यार में पड़ गए हो। योशिमी कहते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी बंदा एक्सपेंसिव चीज़ को अच्छे से ट्रीट करेगा, क्या तुम ये भी नहीं जानती हो। अब ये सुनकर उसकी मम्मी तो और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहने लगी होती है, क्या तुमने उसका रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। योशिमी अब रोते हुए कहने लगा, मैंने थोड़ी मांगा था, अरे हाँ अब अच्छा मौका है, मैं इस रिंग को तुमको वापस लौटा रहा हूँ। हिकारू कहते कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हार कब मानना है, अगर तुम अपने फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट नहीं होगे तो मुझे मेरे इन्फ्लुएंस का यूज करना पड़ेगा। उसकी बात को समझकर उसकी असिस्टेंट उसके पेरेंट्स के पास जाकर हिकारू के बारे में बताने लगी होती है कि तुम लोगों को पता नहीं कि उसका बाप कौन है, बला 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 करने लगे होते हैं। उसके बारे में सब कुछ जानकर उसके दोनों पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और डर के मारे हिकारू का काफ़ी ज़्यादा झूठा तारीफ करने लगे होते हैं। और योशिमी से भी कहने लगे होते हैं कि जल्दी से उसके प्यार में पड़ जाओ, तुमको शादी को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुमको शादी को लेकर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर जल्दी से शादी कर लो, हम लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ये बोलकर वो लोग हिकारू से कहता है, माफ़ करना हमारा बेटा थोड़ा सा शाई है, अपने फीलिंग को समझने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वो सब देखकर बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर किसी पुतले की तरह वो सब देखते रह जाता है, एकदम सदमा में चला गया होता है, क्योंकि उस बेचारे को लगा नहीं था कि उसका पेरेंट भी उसका अगेंस्ट हो जाएंगे। अब इसी के साथ में उसकी स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है। जो सब सुनकर उसका दोस्त से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, अरे पकौड़े, लगता है सिंगल रहने से तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसलिए तुम ये सब हेलुसिनेट कर रहे हो। योशिमी कहता, देख यार, मुझे पता है कि तुम भी ऐसे ही कहोगे, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना था, मगर जब जब मैं इस रिंग को देखता हूँ मुझे याद आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, ये सच है, मैं क्या करूँ। वो लोग अपने स्कूल के असेंबली हॉल में होते हैं और तभी वहाँ पर हिकारू पोडियम पर चढ़कर अनाउंस करते, गुड मॉर्निंग फॉर यू हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, मैं हिकारू मित्सुबोशी हूँ और मैं ईयर 3 क्लास 1 के योशिमी नुमामोतो से इंगेज्ड हूँ। अब ये सुनकर तो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर कौन इतना ज़्यादा लकी बंदा आ गया है। एक सेकंड, वो तो कीराबोशी एकेडमी का यूनिफॉर्म पहनी है, जो कि एक ऑल गर्ल प्राइवेट स्कूल है जिसमें सिर्फ सुपर रिच लोग ही जाते हैं, आखिर वो लड़की हमारे स्कूल में क्या कर रही है। तो दूसरे तरफ में वो देखकर अब हमारा मेन कैरेक्टर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझको सिर्फ एम्बैरस करने के लिए पूरा का पूरा स्कूल असेंबली हॉल का हाईजैक क्यों कर ली हो। वहीं पर उसको देखकर हिकारू और ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि मैरिज प्रपोजल के आंसर जानने के लिए मुझसे और इंतजार हो ही नहीं रहा है। वहीं पर उसके बारे में जानकर सभी लोग योशिमी के बारे में ही बातें करने लगे होते हैं। अपने पूरे लाइफ में ये पहली बार ही होता है कि वो इतना ज़्यादा अटेंशन को रिसीव कर रहा होता है, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो एम्बैरेसमेंट के मारे वहाँ से अपना जान बचा कर भाग जाता है।
काफी ज़्यादा पैनिक करते हुए भागते हुए सोच रहा होता है कि जरूर ये कोई नाइटमेयर ही होगा, ये नाइटमेयर ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। आखिर कोई क्यों मुझे रिडिक्यूल करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करेगा, ये नाइटमेयर ही होगा, जब मैं उठूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो पगलाते हुए भाग ही रहा होता है कि तभी स्कूल के सभी टीचर उसका रास्ता रोक देते हैं और वो लोग भी उसको फोर्स करने लगे होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मगर तभी वहाँ पर हिकारू आकर कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम हमारे प्यार को लेकर इतना ज़्यादा साई हो कि तुम भाग ही गए। योशिमी चिल्लाते हुए कहता, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमको अच्छे से पता है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। सबसे पहली बात, तुम स्कूल के असेंबली हॉल को हाईजैक की हो और उसके बाद तुम मेरे टीचर को भी मुझे लेक्चर देने के लिए फोर्स करवा रही हो। ये सब काफ़ी ज़्यादा अनरीजनेबल है। अगर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हिकारू कहते कि मैं तो सिर्फ तुमको बस दोबारा देखना चाहती थी। वो गुस्से में कहता, प्लीज अगली बार से बोल कर आना अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो। हिकारू कहते, मगर जितनी बार भी मैं तुम्हें देखने आती थी तुम्हारे पेरेंट्स मुझे भगा देते थे। योशिमी गुस्से में कहता, मेरे पेरेंट्स की अगर तुम हर घंटे आओगी तो कोई भी तुमको भगा देगा। तभी उसकी टीचर कहती है कि मैं समझती हूँ कि अचानक ऐसा कन्फेस्ट होने से तुम काफ़ी ज़्यादा फ्लस्टर्ड हो गए हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके इसको एक डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे देते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगी, जैसे कि तुम्हारे बेकार सब्जेक्ट में मार्क्स को बढ़ा देना। लेकिन अगर तुम हाँ कह देते हो तो मैं तुम्हारे एग्जाम पेपर को मॉडिफाई करके तुम्हारा ग्रेड भी बढ़वा दूंगी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कसमकस में आकर कहता, ये तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है लेकिन मुझे मना करना होगा। ये सच है कि मैं पहले क्लियर नहीं था और एक डायरेक्ट आंसर देने से भाग रहा था, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी अथॉरिटी फिगर को इसमें इन्वॉल्व कर देगी। इतना ज़्यादा प्रेशर के कारण अच्छे से बात करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये सब सुनकर हिकारू अपना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, अगर मेरे साथ अकेले रहना चाहते थे तो तुमको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। ये बोलकर वो उस एरिया को पूरी तरह से खाली करवा देती है, जिससे सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पर बचे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहना शुरू करता है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यंग लेडी हो और तुम काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन भी हो, लेकिन हमारा सोशल स्टेटस का डिफरेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। हिकारू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, लेकिन क्यों? वो कहता है कि मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बीच का सोशल गैप बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट अचानक किसी के साथ इंगेज होने के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं एक ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जिसके साथ मैं वक्त बिताते बिताते उसके बारे में जान सकूँ। उसके पीछे में उसके टीचर होते हैं जो कि हिकारू को नोटबुक में लिख कर बताते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा है। दूसरी तरफ में योशिमी अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि और मैं उसके साथ डेटिंग के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ना कि अचानक इंगेज्ड होकर। उसकी टीचर नोटबुक में लिख कर बताते हैं कि वो तुम्हें डेट करने के लिए बोल रहा है। योशिमी कहता है कि मैं उसका हैंड होल्ड करने से स्टार्ट करना चाहता हूँ और देखा जाएगा कि हम लोग कितने दूर जा पाएंगे। उसकी टीचर कहते हैं ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बात ही कर रहा है। वहीं पर योशिमी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और कुछ साल के बाद में, कुछ साल तक एक साथ बिताने के बाद में जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा और ग्रोन इनफ हो जाऊंगा तो शादी के बारे में सोचूंगा। टीचर लिख कर बताता है कि वो तुम्हारे साथ ही बोल रहा है, तुम्हारे साथ ही करने के बारे में कह रहा है। उसकी वो सभी बातें सुनकर और वो टीचर की बातों से मैनिपुलेट होकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि अच्छा अब मैं समझ गई। जिससे योशिमी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि रिजेक्ट होने से तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रही हो। वो कहते हैं, माफ़ करना, अब मुझे पता चल गया है कि तुम इन बातों को लेकर चिंतित थी कि मेरा ज़्यादा चेयरफुल पर्सनैलिटी तुम्हारी लाइफ में फिट कैसे बैठेगा। लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं मित्सुबिशी फैमिली के नाम पर कसम खाती हूँ कि मैं तुमको किसी भी तरह के मुश्किलों का सामना नहीं करने दूंगी। ये सच है कि तुम एक इनक्रेडिबल पर्सन हो, लेकिन हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। तभी उसकी असिस्टेंट उसी नोटबुक में दिखाते हुए कहती है कि देखो, तुम दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा है। हिकारू कहती थैंक्स, अब मुझे पता चल गया कि हमारे बीच का गैप कितना बड़ा है। तो वहीं पर योशिमी और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये गैप तो उससे भी बड़ा निकला। वहीं पर हिकारू कहती है कि मुझे पता है कि आगे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है और काफ़ी सारे लोग हमें ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहकर तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉमिस करती हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुमको कभी भी अनहैप्पीनेस को फेस करने नहीं दूंगी, और इसी रीजन के कारण मैं तुम्हारे ही स्कूल में ट्रांसफ़र होने का फैसला की हूँ। अब ये सुनकर तो वह बेचारा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछते हैं कि तुम सुन भी रही थी कि आखिर मैं क्या बोल रहा था। अब इसी के साथ में वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में 3 काफ़ी अमीर लड़कियों को दिखाते हैं जो लोग चाय पर हिकारू का ट्रांसफ़र वाली बात को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं।
जहाँ पर एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि वो एक लड़के के खातिर ये सब कर रही है। लड़का के बारे में सुनकर दोनों लड़कियां काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या तुमको लगता है कि उसको किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है ना। ये विश्वास करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि उसको किसी से प्यार हो जाएगा। एक बंदा जो कि हमारी हाई फ्लाइंग यंग लेडी को जमीन पर ला सकता है, जरूर वो बंदा काफी ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा। तभी एक लड़की कहती है कि अब ये हम पर है, हम जो कि कीरा बोसे एकेडमी में सभी डैजलिंग लड़कियों में सबसे ज़्यादा चमकते हैं, यानी कि K4 का इस इंसिडेंट का बॉटम तक जाने का वक्त आ गया है। और अभी इसके बाद में फिर से उनकी स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लासरूम में उसका काफ़ी सारा बॉडीगार्ड तैनात होता है और हिकारू वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र होने वाला बात को लेकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। अपने क्लास में उतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर सभी लोगों को लगता है कि कहीं वो लोग गलती से पेरेंट टीचर मीटिंग में तो नहीं आ गए हैं ना। तभी टीचर उसको एक सीट असाइन करने जाती है, मगर वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी योशिमी का बगल वाला सीट को खाली करवा ली हूँ। वो उसके पास जाकर कहती है कि ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, अब हमारा नॉर्मल हाई स्कूल एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू हो सकता है। योशिमी कहता है नॉर्मल? तुम इसे सब कुछ कह सकते हो लेकिन तुम नॉर्मल नहीं कह सकती हो। दूसरी तरफ में सभी लोग हिकारू और योशिमी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। अपने बारे में वो सभी कुछ बातें सुनकर योशिमी का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वो सोचता है कि जब से ये लड़की मेरी ज़िंदगी में कदम रखी है, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे बारे में र्यूमर्स तो और ज़्यादा घटिया होते जा रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अगर इसका लेवल का कोई हाई सोसाइटी का मुझसे इंटरेक्ट करेगी तो मेरा सोशल इमेज तो बेकार हो जाएगा। तभी वहाँ पर वही K4 आते हुए कहती है कि आखिर ये तुम क्या गरीबों वाले स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई हो। द ग्रेट मित्सुबोसे हिकारू एक लड़के के लिए इतना नीचे गिर गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब उन तीनों लड़कियों को देखकर सभी लोग और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर अब ये लोग कौन है। हिकारू बताती है कि ये लोग K4 के मेंबर है, लेकिन ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। योशिमी पूछता है अब ये K4 क्या है। हिकारू बताती है कि ये हम 4 लोगों का ग्रुप है, हम चारों कोबायाशी स्कूल में सभी डैजलिंग लड़कियों में से सबसे ज़्यादा चमकते हैं, इसलिए हमारा शॉर्ट फॉर्म K4 है। जो लड़की हुडी पहनी हुई है उसका नाम तोबा हंसाई है। ये एक फेमस एक्ट्रेस है जो कि टीवी शो में भी अपीयर हो चुकी है। ये ट्विन टेल वाली लड़की का नाम तमाओ एनजोजी है, जो कि पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर है। और ये ब्लैक हेयर वाली का नाम नारुमी दोशिन है। इसका फैमिली बहुत ही बड़ा दोशिम कंस्ट्रक्शन ग्रुप को ओन करती है। उनके बारे में जानकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि इसका दोस्त भी इसी की तरह इनक्रेडिबल है। वहीं पर हिकारू उनको बताना जारी रखती है कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में मिले थे और काफ़ी जल्दी दोस्त बन गए थे। हम जहाँ भी जाते थे वहाँ पर सभी लोग हम ही लोगों को घेर के खड़ा हो जाते थे, हम ही लोगों को देखने लगते थे, इसलिए हमने अपना ग्रुप का नाम और ब्रांड और लोगो भी डिजाइन किया है। तभी तमाओ कहती है कि फर्स्ट फ्रेंड झूठ मत बोलो हिकारू, क्योंकि अब तुम नहीं रही हो, तुम अब हमारी दोस्त नहीं हो, क्योंकि तुम ही हमें अपना ट्रांसफ़र के बारे में कुछ भी नहीं बताई हो। तुम शायद इस लड़के को चेस करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि हमारे बारे में तो तुम भूल ही गई थी। क्या तुमको लगा था कि तुम इस बात को हमसे छुपा सकती हो। इन मोजी फैमिली का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सेकंड टू नन है। उनकी बातें सुनकर योशिमी सोचता है कि ये इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल में कर रही थी कि मुझे लगता नहीं है कि ये किसी से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर हिकारू कहते माफ़ करना, लेकिन मैं सही टाइम पर तुम लोगों को बताने ही वाली थी। इनफैक्ट हम लोग तो शादी कर रहे हैं। अब शादी की बातें सुनकर तमाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते क्या। हिकारू अपने उसी ओवर कॉन्फिडेंस में कहती है कि हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं शादी कर रही हूँ। तमाओ कहते कि तुम दूसरी बार भी बोलोगी फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं पर योशिमी भी अपने मन में कहता है कि मुझे तो हजारों बार बोलने पर भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बकवास कर रही है। तभी उसके तीनों दोस्त उसी हैरानी में कहने लगे होते हैं कि तो तुम्हें सिर्फ प्यार ही नहीं हुआ है बल्कि तुम शादी भी कर रही हो। किससे? क्या तुम बताना चाहोगे कि आखिर चल क्या रहा है। हिकारू शर्माते हुए कहते हैं कि हालांकि मैं उससे शादी करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर हमारे बीच के गैप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। शादी से पहले वो मैच्योर और ग्रो अप होना चाहता है। ग्रो अप होने के बारे में बोल रहा है। वो हैंड होल्डिंग से स्टार्ट करना चाहता है और फिर हम लोग वो सभी कुछ करेंगे। वो शर्म के मारे अपना मुंह ढकते हुए कहती है कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि मैं अपने किसी दोस्त को भी बता सकती हूँ। वहीं पर योशिमी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि ये लड़की तो सच में सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत ही समझ ली है।
उसके दोस्त कहने लगे होते हैं कि तो तुम ये कह रही हो कि वो बंदा ये प्रपोज किया है कि एक्सपीरियंस गेन करने के नाम पर तुम लोग प्री मेच्योर रिलेशनशिप में आ जाओ। आखिर कौन इतना नीचे गिर सकता है? वो बंदा जरूर एक वुमनाइजर होगा। योशिमी और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचते हैं कि देखते देखते मेरा रेपुटेशन तो और नीचे गिरते जा रहा है। वहीं पर उसकी दोस्त कहती है कि हिकारू, क्या तुम अपनी पोजीशन के बारे में भूल गई हो? तुम मित्सुबिशी फैमिली की इकलौती बेटी हो, वर्ल्ड क्लास बिजनेस ग्रुप की ओनर हो तुम्हारे लिए उसके जैसे बंदे से शादी करना तो छोड़ो, उसको डेट करना भी काफ़ी ज़्यादा आउटरेजियस स्कैंडलस बात होगी। और डबल बैटरी, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से जाकर हमारे लिए पानी लेकर आओ। ये सुनकर वो जाकर पानी ला भी देता है। अब वो देखकर हिकारू चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने शब्दों को वापस लो, योशिमी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तमाओ कहती है कि सिर्फ एक ही बार देखकर तुम बता सकती हो कि उसमें तो सब कुछ ही कमी है। सिर्फ ध्यान से देखो, ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के अलावा और कुछ है ही नहीं, जिससे कि कोई नोटिस करेगा भी नहीं। और देखो तो ये तो सिर्फ मेरे एक ही बार बोलने से हमारे लिए पानी लेकर भी आ गया है। हिकारू उसके डिफेंस में कहती है कि ये इसलिए लाया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काइंड है। तमाओ योशिमी से पूछती है कि क्या तुमको सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई बंदा हिकारू सान से शादी कर सकता है? हम इसके साथ ही पले बड़े हैं और हम हिकारू को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारा जैसा छोटा सा चींटी हिकारू का पार्टनर बनने के लिए तो सपने में भी भर्ती हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक कछुआ चांद पर जाने के बारे में सोच रहा है। मुझे नहीं पता है कि तुमने कैसे हिकारू को सेड्यूस कर लिया है, लेकिन उससे शादी करना, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और हाँ, आखिर वो सब स्कैंडलस चीज़ें इसके साथ करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? लड़के तो काफ़ी ज़्यादा ड्रेडफुल होते हैं। उन्हीं की सभी बातें सुनकर योशिमी कहा था ये सब एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। एक बंदी हंसते हुए कहती है कि हाँ, गलतफहमी होना ही चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम दोनों के बीच का गैप तो बहुत ही बड़ा है। ऐसी बात नहीं है जैसे कि तुमको खुद को ही नहीं पता है कि तुम लोगों के बीच का गैप कितना बड़ा है। वो सब सुनकर योशिमी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि इनके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हूँ, जबकि मुझे पहले से ही पता था कि हमारे बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी हिकारू कहती है कि मैं उसको खुद से शादी करने के लिए कही थी और मुझे उससे प्यार हुआ है। ये सुनकर उसकी तीनों के तीनों दोस्त अब फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर हिकारू कहती है कि मैंने तो उसको एक एंगेजमेंट रिंग भी दे दिया है। तमाओ कहती है कि एंगेजमेंट रिंग, तुमको नहीं लगता कि तुम घर घर खेलने के लिए थोड़ी सी बड़ी हो गई हो? हिकारू कहती है कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये मेरा ट्रू फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कीमत कई मिलियन ऑफ डॉलर है। मिलियन डॉलर सुनकर सभी लोगों की आंखें फटी के फटी और मुंह खुली के खुली रह जाती है। वहीं पर योशिमी उसी हैरानी के साथ कहता है अब जबकि ये इतना ज़्यादा कीमती है तो इसको वापस लौटाना ही पड़ेगा। मगर हिकारू कहती है कि तुमको आसपास के लोगों से इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये एडमिट कर लेते हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। वहीं पर उससे तंग आकर योशिमी सोचता है कि ये लड़की अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के डिल्यूजन में इतना ज़्यादा डूबी हुई है कि इसको मेरी बातें समझ ही नहीं आती है। दूसरे तरफ में उसके दोस्त अभी भी उसे शॉक्ड में कहते हैं कि तुम जरूर मजाक कर रही होगी ना? हिकारू कहती बिल्कुल नहीं, ये इस बात का प्रूफ है कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। और वैसे भी हम KF4 सच में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना। एक सच्चा दोस्त जरूर मेरे डिसीजन को सपोर्ट करेगी। तमाओ, हम तुम्हारे फैमिली का पॉलिटिकल कैंपेन के लिए फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और तो वह तुम, क्या वो हम नहीं थे जो कि तुम्हारे एजेंसी को उस स्कैंडलस न्यूज़ से बाहर निकाले थे? और हाँ नारुमी, तुम भी, अगर हमारा बैकिंग नहीं होता तो तुम्हारा फैमिली का कंस्ट्रक्शन बिजनेस को कभी भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं। और हाँ, ये मत भूलो कि किराबोशी एकेडमी भी हमारे ग्रुप के सब्सिडरी की मैनेजमेंट में ही आता है। वो सब सुनकर योशिमी सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी एक हेल्दी रिलेशनशिप लग ही नहीं रहा है। और क्या तुम अपने दोस्तों को ऐसे ट्रीट करती हो? वहीं पर ये सुनकर उसके सभी दोस्तों का मुंह ही बंद हो गया होता है और वो लोग गुस्से में अपना दांत पीसते हुए योशिमी का फालतू का झूठा तारीफ करने लगे होते हैं। तभी हिकारू मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई भी योशिमी के अगेंस्ट जाएगा तो इसका मतलब वो लोग मेरे अगेंस्ट जा रहा होगा। अगर मैं किसी को भी उसके प्रति रूड होते हुए देख लेती हूँ तो मुझे मजबूरन उसे उस सोसाइटी से गायब करना पड़ेगा। योशिमी उसका मुस्कान को देखते हुए शॉक्ड होते हुए सोचता है कि क्या तुमको ऐसी बातें मुस्कुराते हुए कहनी चाहिए? तभी हिकारू तमाओ से कहती है कि अब बोलो, क्या तुमको नहीं लगता है कि योशिमी का चश्मा एकदम परफेक्ट है? वो तीनों अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे माफ़ी मांगते हैं। योशिमी कहता है तुम लोगों को माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सच है कि उसकी तुलना में मैं तो चोमू हूँ। वो लोग गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम बिना चश्मा का काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो।
हिकारू मुस्कुराते हुए कहती है, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लोग समझ गए हो कि वो कितना ज़्यादा वंडरफुल पर्सन है। तभी वो तीनों रोते हुए गुस्से में जाते हुए आखिरी धमकी देते हुए कहते हैं कि इसका कीमत तुमको चुकाना पड़ेगा। अब इसके बाद में जिम क्लास का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर योशिमी अभी भी उसे शॉक में होता है, जहाँ पर जिम ड्रेस में उसको देखकर योशिमी सोचता है कि ये तो अपने जिम ड्रेस में भी उतनी डेजलिंग है जैसा हमेशा डेजलिंग रहती है, जरूर ये स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। अब वो लोग डॉज बॉल खेलने जाते हैं, जहाँ पर डर के मारे कोई भी हिकारू को मारता ही नहीं है। वो देखकर योशिमी सोचता है कि इस रेट से तो ये गेम कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। योशिमी कहता है कि तुमको भी लगता है ना कि मित्सुबिशी-सान काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उसका दोस्त कहता है, वो नहीं बल्कि तुम, मुझे सिर्फ तुम्हारे साइड में खड़ा होना है और कोई भी मुझे मारेगा ही नहीं। अब इसके कुछ देर के बाद में जब योशिमी ऐसे ही क्लास से बाहर निकलता है, तब सभी लोग उससे डर रहे होते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा इज्जत से पेश आ रहे होते हैं। वो लोग भी उसको हेलो कह रहे होते हैं, जिससे वो कभी बात किया ही नहीं था, जानता भी नहीं था। जिससे योशिमी सोच रहा होता है कि इससे एक सप्ताह पहले कोई भी मुझसे बात नहीं करता था और अभी तो देखो कैसा सब कुछ बदल गया है। मेरा जैसा लूजर भी एक फर्स्ट क्लास में कैसे पहुंच गया है, तो क्या यही उसका पावर है? ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। योशिमी एक कोना में बैठकर वो सब सोच के रो ही रहा होता है कि तभी वो उसके पास से जाकर कहती है कि तुम एक डार्क कोने में छुपे क्यों हो? वो डरते हुए कहता है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि ये दुनिया कितना ज़्यादा डरावना जगह है। हिकारू कहते हैं, ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे बॉडीगार्ड तुमको कभी भी किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। योशिमी चिल्लाते हुए कहता है, कम ऑन, मुझे अब और स्टैंड आउट मत करवाओ। हिकारू उसकी बातें मानकर सभी बॉडीगार्ड को हटा देती है। तभी योशिमी पूछता है कि आखिर क्यों, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में होकर कहता है कि मैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं हूँ, मैं तो चोमू हूँ और तुमसे बस थोड़ा सा ही लंबा हूँ। मेरा ग्रेड्स भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, और अगर स्पोर्ट्स की बात करो तो मैं उसमें भी गधा हूँ। हिकारू कहते, लेकिन तुम जिम क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किए थे। वो कहता, वो सब सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हुआ था। तभी हिकारू उससे कहती है कि देखो, तुमको खुद को इतना ज़्यादा हम्बल और चोमू नहीं बनाना चाहिए, मेरे लिए सिर्फ तुम ही बेस्ट हो। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर मुझ में ऐसा भी क्या है जिसके कारण तुम मुझे चुनी हो? वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पीछे से देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जो सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि ये शायद स्कूल का पहला दिन था जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे और मैं तुम तीनों को पार्क की तरफ जाते हुए देख ली थी। योशिमी पूछता, बस इतनी सी बात है? वो कहती है, हाँ बस इतनी सी ही बात है। योशिमी कुछ रियलाइज करते हुए सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, इसको लेकर कोई कारण है ही नहीं, लगता है कि ये शायद मुझे सिर्फ ऐसे ही उठा ली है। ये सोचकर वह कांपते हुए हाथों से उसको उसका रिंग लौटाते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे पास में वो सब कुछ है जो कि दूसरे लोग चाहते हैं, और शायद इसीलिए मेरा जैसा बंदा तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम बस ऐसे ही नहीं कह सकते हो कि ठीक है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ वगैरह वगैरह। ये सब सिर्फ वही कहते हैं जिसमें खुद में कॉन्फिडेंस होता है। मुझे नहीं लगता कि तुमको मुझसे प्यार हुआ है, मुझे लगता है कि तुम इस आइडिया को लेकर प्यार में हो कि तुम ऐसी पर्सन हो जो कि मेरे जैसे बंदे को प्यार कर सकती हो। सो इन शॉर्ट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो सब सुनकर हिकारू एकदम सुन्न रह गई होती, सदमा में चली जाती है। तभी उसके असिस्टेंट आकर कहती है, माफ़ करना, मिस हिकारू रिजेक्शन से कभी भी डील नहीं की है। वहीं पर योशिमी अपना दिल हल्का करके वहाँ से जाने लगा होता है, जिसको कि हिकारू वैसे ही स्टंट होकर देखते ही रह जाती है। वहीं पर योशिमी जाते जाते अचानक रुक जाता है और सोचता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उसका जैसा बंदी से कोट होकर मैं खुश नहीं हूँ, और मैं इस बात को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि उसको रिजेक्ट करके कहीं मैं रिग्रेट तो नहीं करने वाला हूँ ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं उसको पसंद भी करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उसका जैसा बंदी को नहीं दे सकता हूँ जो कि इतना ज़्यादा फ्लैकी हो। अब ये मत कहना है कि मैंने अपना पूरा ज़िंदगी को उठाकर कहीं कचरे के डब्बे में तो नहीं फेंक दिया है ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो अगर वो चाहे तो मुझे ऐसे गायब कर सकती है। आसपास से जा रहे बंदे उसके बातों को सुनकर उससे कहते हैं कि तुमने तो सच में अपना ज़िंदगी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया है डूड। तभी उसका दोस्त आकर कहता है कि वो मेरी साइकिल लेकर भाग गई है। ये सुनकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अब ये मत कहने के रिजेक्शन से वो काफ़ी ज़्यादा सदमा में चली गई।
तभी उसका दोस्त कहता है कि वो मुझसे कुछ टाइम के लिए मेरा साइकिल को बोरो की है और सिक्योरिटी के तौर पर मुझे 1 लाख येन दी है, लेकिन मेरा साइकिल का दाम तो सिर्फ 40,000 ही था। जो सुनकर योशिमी शॉक्ड होते हुए सोचता है कि अब पता चल रहा है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उससे कहती है कि मिस हिकारू आपने पूरी ज़िंदगी में कार से ही आई और गई है और उन्होंने कभी भी साइकिल तो चलाया ही नहीं है, उन्हें तो साइकिल चलाना आता ही नहीं है। ये सुनकर योशिमी कहता है अगर ऐसी बात है तो उसको रोड पर जाना खतरनाक होगा। असिस्टेंट कहते कोई बात नहीं है, हम हमेशा मिस हिकारू का सर्टेन डिस्टेंस में स्नाइपर रखते हैं, अगर उनको जैसे ही कुछ होने वाला होगा तो हम शूट करने का ऑर्डर दे देंगे। अब ये सुनकर तो योशिमी बेचारा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो खतरा तो आम लोगों के लिए है, अगर मेरे कारण उसको कुछ हो जाता है तो। ये बोलकर वो उसके असिस्टेंट के साथ उसका पीछे जाने लगता है। वहीं पर हिकारू को दिखाते हैं जो कि काफ़ी फास्ट स्पीड में आगे बढ़े जा रही होती है। जो देखकर योशिमी कहता है तुम तो कही थी कि वो कभी साइकिल चलाई ही नहीं है, मुझे पहले तो नहीं लगा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक्स निकली। असिस्टेंट कहती है कि तुम सिर्फ अभी नोटिस कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में एक्सेल करती है, बल्कि वो तो 5 भाषा बोल सकती है। 10 साल की उम्र में ही वो मंसा ज्वाइन कर ली थी। वो दुनिया के सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी मास्टर कर चुकी है। एनिमल्स और चिल्ड्रन तो उनके पास ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे कि वो कोई डिज्नी के प्रिंसेस हो। और हाँ वो कभी भी लॉटरी भी नहीं हारती है। उसके सभी बातें सुनकर योशिमी कहता है कि तुमको नहीं लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बता रही हो। वो कहती है कि मैं तो तुमको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आखिर वो कितने इनक्रेडिबल पर्सन है। मैं तुमको उसके बारे में ये सभी अमेजिंग चीज़ें बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ये रियलाइज़ करो कि तुम उसको रिजेक्ट करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। योशिमी थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है मुझे तो ये लग रहा है कि तुम मुझे मेरा औकात याद दिला रही हो। एनीवे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये बोलकर वो लोग देखते हैं कि हिकारू सिर्फ एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही होती है। असिस्टेंट कहती है कि रिजेक्शन का शॉक के कारण वो भाग रही है, लेकिन ये नहीं उसको पता है कि आखिर उसको जाना कहाँ है। तभी योशिमी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। वो पूछती है चलते हैं, लेकिन कहाँ चलते हैं। योशिमी पता नहीं क्यों बस कह देता है कि अगर स्कूल नहीं चल सकते हैं तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग उसका घर चले जाते हैं, जहाँ पर उसका घर नहीं बल्कि महल होता है। जो देखकर योशिमी एकदम इंस्टेंट रह गया होता है। तभी काफ़ी सारे मेट्स हिकारू का वेलकम करते हैं। योशिमी का हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि मैं बस थोड़ा सा माहौल में बह गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स अचानक मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, मेरा मतलब है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हिकारू उदास होते हुए कहती है कि वो लोग यहाँ पर नहीं है। घर जैसा जगह पर आने के लिए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। मैं तो काफ़ी सालों से उन्हें देखी भी नहीं हूँ। आखिरी बार हम तीनों एक साथ कुछ चीज़ें तब किए थे, तब शायद मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी। योशिमी कहने जाता है कि लेकिन तुमको नहीं लगता कि तुम काफ़ी ज़्यादा अकेली होगी, मगर वो नहीं कहता है। तभी हिकारू उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में देखना सच में काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल साइट था। वो स्कूल का पहला दिन का सुबह था। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड कन्वर्सेशन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हो। योशिमी कहा था वेल एक्चुअली में हम लोग आर्गूमेंट कर रहे थे। वहीं पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा जेलस थी। मेरे लिए तो हमेशा अकेले रहना सिर्फ मैटर ऑफ कोर्स बन के रह गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। हम लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं, चैट कर सकते हैं, एक साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती गई, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली इमेजिनेशन में उतना ज़्यादा खोते चली गई। और मैं अपनी असिस्टेंट शिगिमोरी से पूछी थी कि उसके जैसा फैमिली के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी असिस्टेंट मुझसे कही थी कि उसके लिए मुझे शादी कर लेना चाहिए। वो सब सुनकर योशिमी कहता है तो ये सब तुम्हारी गलती है। जो सुनकर शिगिमोरी कहते मुझे माफ़ कर देना। वहीं पर योशिमी कहता है कि मेरा फैमिली को लेकर कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो तो सिर्फ एक थोड़ा सा छोटा सा नॉर्मल फैमिली है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है, इसका प्रूफ तुम हो। तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे,
हालांकि तुम मुझे रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन तुम फिर भी मेरी चिंता कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि तुम कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। उन्होंने तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। योशिमी जल्दी से उसको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा होता है कि मेरा फैमिली इतना ज़्यादा तारीफ का वर्दी नहीं है, इसलिए फालतू का तारीफ मत करो। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे घूरती रहती है, और मेरे फादर तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैकी है, और हमारे घर में तो सिर्फ डिवोर्स की बातें चलते रहता है। और देखो तो इन्हीं सब के कारण मैं ऐसा बन गया हूँ। अगर तुम सिर्फ कंसर्न दिखाने के लिए किसी का तारीफ करना ही चाहती हो तो तुमको शिगिमोरी का तारीफ करना चाहिए। हिकारू कहती है कि एक सर्वेंट को अपने मास्टर के लिए कंसर्न होना नॉर्मल सी बात है, आखिर ये उनका जॉब जो होता है। तुम हमारे बीच का सोशल स्टेटस को मेंशन किए थे, हाँ वो सच है, लेकिन एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना, जो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है वो मेरे वर्ल्ड में नॉर्मल शायद ना हो। और हालांकि तुम स्पाइनलेस, अनएट्रैक्टिव, शॉर्ट, क्लमजी, शैबी और अनफैशनेबल हो, जिसका कि मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कम आता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे अंदर में एक एक्सेप्शनली वंडरफुल यंग मैन को देखती हूँ। योशिमी कहा था तुम सीरियस नहीं हो ना? हिकारू खिड़की खोलकर कहती है, लेकिन जैसा तुम कहे हो मैं बस ऐसे ही तुमको उठा ली हूँ और तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिए हो, इसलिए इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं इस अंगूठी को फेंकने जा रही हूँ। ये बोलकर वो उस रिंग को फेंक देती है, जो देखकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से खिड़की पर चढ़कर उस रिंग को बचा लेता है। बचाने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए खुद से पूछता है, आखिर क्यों? आखिर मैंने इसको बचाने के लिए कूदा ही क्यों? सिर्फ इस रिंग के एग्जिस्टेंस के कारण ही मैं इतना बड़ा मुसीबत में पड़ गया हूँ। कहीं डीप डाउन में मैं इसको चार्मिंग तो नहीं पाया हूँ ना, इसलिए इसको आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। या कहीं पर मैं इसको सिचुएशन को लेकर पिटी तो नहीं कर रहा हूँ ना? आखिर ये हो क्या रहा है? तभी हिकारू उसको खिड़की पर बैठे देखकर ध्यान से रहने के लिए कहती है, मगर तब तक वो नीचे गिर जाता है। नीचे में तालाब होता है, जिसका कारण उसको चोट नहीं लगती है। तभी हिकारू उसके पास जाकर पूछते, क्यों तुम इसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो? तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते हो, फिर तुम रिंग को क्यों बचाए हो? योशिमी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मुझे भी नहीं पता। ये सोचकर वो उससे कहता, वेल मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि रास्ते चलते हुए किसी से भी शादी कर लूँगा, इसलिए क्या होगा अगर हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से शुरुआत करें तो? वेल तुम लोगों। मगर जब वो अपनी ही बातों को अच्छे से समझता है तब उसको एहसास होता है कि आखिर उसने क्या बोल दिया है। वो एहसास करके वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, माफ़ करना, मेरा वो मतलब। अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो उसकी आंखों में आंसू देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ में वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि तुमको शुरू से मुझसे मेरे साथ ऑनेस्ट होना चाहिए था, मुझे पता था कि तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो। वो पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए रो रही हो ना? ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये रोने लगेगी, इसके पास में तो वो सब कुछ है जो कि होना चाहिए, ये सुपर कॉन्फिडेंस भी है। ये तो उस वक्त भी नहीं रोई थी जब मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मुझे लगा था कि ये एक टफ पर्सन है, या फिर ये कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करने के बाद में ये टफ हो गई है। ये सब सोचकर वो उसको अपना रुमाल आंसू पोंछने के लिए दे देता है, जिसको देखकर वो एक पल के लिए एकदम शॉक्ड रह जाती है और कुछ कहने जाती है। उसको कुछ कहने से पहले ही वो बताता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रुमाल है, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो तो मुझे मत करो, वापस दे दो। मगर वहीं पर वो फिर से अपने कॉन्फिडेंस में आकर कहने लगी होती है कि अपने चुने हुए पर्सन से मुझे ऐसा उम्मीद था, मैं इसको अच्छे से धोकर तुमको रिटर्न कर दूंगी। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैं। हिकारू कहती है, हाँ लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे ये दिए हो, इसलिए मैं इसको बहुत ही देर तक अपने पास रखना चाहूँगी। उसका वैसे एक्सप्रेशन को देखकर योशिमी थोड़ा सा ब्लश करने लगा होता है और सोचता है कि इसके पास में सब कुछ है, लेकिन मेरा चीप सा रुमाल इसको इतना ज़्यादा खुश क्यों कर दिया है। वेल लगता है कि फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास में मैं काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था कि मैं तो यही भूल गया था कि हम दोनों ही इंसान हैं। मगर तभी वो वहाँ पर काफ़ी सारे म्यूजिशियन को बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते देखकर वो अपने मन में कहता है, वेल मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। दूसरी तरफ में वही K4 के तीनों मेंबर को दिखाते हैं जो लोग गिफ्ट लेकर हिकारू से माफ़ी मांगने आए होते हैं, लेकिन वो लोग उन दोनों को उतने अच्छे से गेट अलोंग होते देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, जिसके कारण गिफ्ट ही उनके हाथों से गिर जाता है। और वो लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं कि अगर वो बंदा सच में उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका क्लास तो हमसे एक लेवल ऊपर चला जाएगा। उसको अपने एक लेवल ऊपर जाने वाला बात को लेकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और किसी भी तरह से उन दोनों को अलग करने का अपना प्लान बनाने लगे होते हैं।
अब इसके कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिकारू अपनी स्पार्कल के साथ में चमकते हुए कहती है कि आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम योसुमी मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अब हम लोग शादी करके फैमिली बनाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। योसुमी अभी तक उसी शॉक्ट में होता ही है कि तब तक वो उसको सोफे पर बैठा देती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका डेटिंग रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी और वगैरह वगैरह चीज़ें लिखा होता है। मगर योसुमी मना करते हुए कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से खुद को बाउंड नहीं करना चाहता हूँ। डेटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना। देखो, हिकारू कंफ्यूज होते हुए उसके बात को काटते हुए कहते क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जितने कपल को जानती हूँ वो सब लोग तो ऐसे ही करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो सब सुनकर योसुमी चिल्लाते हुए कहता आखिर ये सब शादी से अलग कैसे हुआ। हिकारू पूछती है तो तुम ही बताओ कि डेटिंग स्टार्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब था। योसुमी उसको बताता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अब अगले सीन में वो अपने उन्हीं तीनों दोस्तों को जाकर सब कुछ बता देती है कि वो उसके साथ डेट पर आज जा रही है और उनको सपोर्ट मांगती है। तमाओ कहती है ऑफ कोर्स हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। ये सुनकर बाकी के दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फुसफुसाते हुए पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम उसका हेल्प करेंगे। अगर हम लोग उनको अलग नहीं करते हैं तो वो डबल बैटरी हमसे एक लेवल ऊपर चला जाएगा। तमाओ कहते बिल्कुल नहीं, ज़्यादा चिंता मत करो, ये एक सुनहरा मौका है। हमारा स्कूल एक गर्ल्स स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल से लेकर अभी तक, मतलब कि वहाँ पर पढ़ने वाली सभी लड़कियों में लड़कों को लेकर बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है। स्पेशली हिकारू जैसा पर्सन जो कि सबसे टॉप पर है, उसका रोमांटिक रिलेशनशिप का पूरी तरह से इग्नोरेंस ही उसको पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड बनाता है। इसलिए हम लोग उसका साथ देने का दिखावा करेंगे और सीक्रेटली उन दोनों को अलग करने का हमारा मेन मिशन होगा। जो सुनकर वो दोनों चैन की सांसें लेते हैं। वहीं पर वो तीनों अपना पूरा प्लान बनाने के बाद में उससे पूछते हैं तो बताओ कि तुम अपना फर्स्ट डेट के लिए क्या प्रिपरेशन कर ली हो। हिकारू काफ़ी ज़्यादा खुश और थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि हम तो ये अभी तक डिसाइड ही नहीं किए कि जाना कहाँ पर है। अब वहीं पर मौके पर चौका मारते हुए वो लोग उससे कहने लगे होते हैं कि प्रिपरेशन ही सब कुछ है, ये सब हम पर छोड़ दो, हमारे पास में एक सीक्रेट वेपन है। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग उसको उसके रूम में लेकर जाते हैं और उसको बहुत ही सारा बोल्ड लॉन्जरी ट्राई करवाने लगती है। उसको पहनते देखकर उसके दोस्त अपने आप में कहते हैं कि हमें लगा नहीं था कि वो सच में पहन लेगी, इसमें तो उसका पूरा का पूरा बट दिख रहा है। दूसरी तरफ में तमाओ भी थोड़ी सी चौंकते हुए सोचती है कि मैं सिर्फ कही थी कि ये सब योसुमी के लिए तुम लोगों को करना है और ये मान ही गई। वेल, लगता है प्यार का यही असली पावर है। तभी वहाँ पर हिकारू पूछती है तो बताओ आखिर ये मेरे हेल्प कैसे करेगा। तमाओ कहती है क्या मतलब कैसे करेगा, ये एक सीरियस बिजनेस लॉन्जरी है। ये बोलकर वो खुद ही सर में से लाल हो गई होती है। वहीं पर हिकारू थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है लेकिन क्या मुझे मेरे फर्स्ट डेट पर सच में एकदम ऑल आउट जाना चाहिए। ये तो मेरा मतलब है कि ये तो कुछ ढक ही नहीं रहा है, मेरा पीछे का तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तमाओ कहती है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा नाइव हो, मेंस तो हमेशा उस तरह की चीज़ें के बारे में ही सोचते रहते हैं। आफ्टर ऑल योसुमी ही तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप में इंगेज होने के लिए बोला था। दरअसल योसुमी का ये मतलब नहीं था, लेकिन तमाओ यहाँ पर उसको जानबूझकर मैनिपुलेट कर रही होती है। वो कहती है कि अगर तुम अपने फर्स्ट डेट में ही उसके लस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी तो तुम उसका गर्लफ्रेंड बनने के लिए अनफिट होगी। इनफैक्ट अगर तुम बंदे के साथ में अकेले हो और चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्ही में प्रॉब्लम है। जो सब सुनकर हिकारू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर तमाओ उसके अपने जाल में फंसाते हुए सोचती है कि मैंने सुना है कि लड़के काफ़ी ज़्यादा आसानी से उन लड़कियों से तंग आ जाते हैं जो लोग फर्स्ट डेट में ही सोना चाहते हैं। अगर मेरा प्लान सफल रहा तो इनका ब्रेकअप होके ही रहेगा। वहीं पर हिकारू अभी भी थोड़ी सी डाउट करते हुए पूछती है कि क्या ये सच में ठीक तो होगा ना। तमाओ थोड़ी सी गिल्टी फील कर ही रही होती है कि तभी हिकारू उससे कॉल करके पूछने जाती है। उसको कॉल करता देखकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। मगर वहीं पर हिकारू उससे कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, मेरे पास में ब्लैक और वाइट दोनों है। मगर वो उसको ये नहीं बताती कि किस चीज़ का कलर का बात यहाँ पर चल रहा है। और योसुमी का जवाब रेड होता है। जो सुनकर हिकारू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड निकला। अब इसी के साथ में अगले सीन में योसुमी को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर हिकारू का इंतजार करते हुए सोच रहा होता है कि आज तक मैं किसी लड़की से बात तक नहीं किया हूँ तो डेट पे पता नहीं क्या होगा। मैं काफ़ी अच्छा ड्रेस पहनने के बारे में सोच रहा था लेकिन अंत में मैं नॉर्मली पहनकर आ गया हूँ। शायद मुझे अपने ड्रेसअप में थोड़ा सा और टाइम और एनर्जी देना चाहिए था।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेन लग रहा हूँ। योशिमी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिकारू आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है और उसके आसपास में काफ़ी सारे सितारे भी चमक रहे होते हैं, जिसको देख कर योशिमी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि मुझे तो उसको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, आखिर अब मैं उसके पास कैसे जाऊँ? वो तो बियॉन्ड ब्यूटीफुल है, मैं तो एकदम स्पीचलेस ही हो गया हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो कि थोड़ा सा इंटेंस लग रहा है। योशिमी का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है सिर्फ ये सोचकर कि वो उसके बगल में खड़ा होने का वर्दी तो है ना। यहाँ तक कि कुछ एक्सट्रोवर्ट भी उसके ऑरा से डर के मारे बात करने जाने वाले होते हैं, मगर नहीं जाते हैं। तभी हिकारू की नज़र योशिमी पर चली जाती है, जिसको देख कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके पास से चली जाती है। अब इसको कुछ देर के बाद में वो उसके साथ थिएटर में जाकर सोचता है कि एक मूवी देखना अच्छा बेट होगा ना। हालांकि हम लोग एक कपल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं काफ़ी देर तक एक लड़की के साथ में बात भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि टॉपिक क्या होगा। वहीं पर मूवी देखने के बारे में जानकर हिकारू थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर योशिमी पूछता है, क्या हुआ, तुमको मूवी पसंद नहीं है क्या? वो कहते हैं नहीं, एक्चुअली मैं मूवी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। बस बात ये है कि ये पहली बार है कि मैं प्राइवेट स्क्रीनिंग के अलावा बाहर में ये मूवी देखने वाली हूँ। ये बोलकर वो तमाओ की बात को याद करती है, जो उससे कही थी कि लड़के हमेशा उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। वो याद करके वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए और एम्बैरस होते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि हम लोग थोड़ा सा एक और क्वाइट जगह में जाएंगे। हिकारू पूरी तरह से उसके बातों से मैनिपुलेट हो गई होती है कि वो लोग डेट पर जाकर वो सभी चीज़ें करेंगे, इसलिए वो एकदम बोल्ड और सेक्सी लॉन्जरी पहनकर भी पूरी प्रिपरेशन के साथ आई होती है। हिकारू काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एम्बैरस होते हुए उससे पूछती है कि बस थोड़ा सा श्योर होने के लिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम लोग मूवी थिएटर में क्या करेंगे? योशिमी कहता है कि हम लोग मूवी देखेंगे और क्या करेंगे। जैसे ही वो ये सुनती है, उसका पूरा का पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है और उसके आसपास के सितारे भी गिर जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग जाकर मूवी देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर योशिमी इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसका मतलब क्या था। वो बोली कहीं शांत जगह में, कहीं इसका मतलब थोड़ा रिस्पेक्टेबल जगह से तो नहीं था ना? क्या इसके जैसे अमीर लोगों को आम लोगों के साथ भीड़ में बैठना पसंद नहीं होता है क्या? अगर ऐसी बात है तो ये सोचकर वो उससे कहता है कि मूवी के बाद में चलो किसी शांत जगह में चलते हैं। ये सुनकर उसका कॉन्फिडेंस फिर से आ जाता है और उसके आसपास फिर से सितारे चमकने लगते हैं। अब इसी के साथ में अगले सीन में वो लोग एक आर्ट म्यूजियम में गए होते हैं, जहाँ पर योशिमी उससे कह रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का लक अच्छा है कि सामने में ही एक आर्ट म्यूजियम था। ये काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है ना। मुझे पता है कि तुम्हारा जैसा रिफाइंड यंग लेडी जरूर इसको एंजॉय। बात को पूरा करने से पहले ही वो उसके सभी सितारों को नीचे गिरते हुए और उसके कॉन्फिडेंस को जीरो होते देखकर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाते कि क्या हो गया। वो जल्दी से उससे पूछता है, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारे सभी सितारे नीचे क्यों गिर रहे हैं? मगर वहीं पर वो तमाओ के बात को याद कर रही होती है और पूछ लेती है कि क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। ये सुनकर योशिमी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है, अट्रैक्टिव? जैसे ही वो ये सुनती है, उसके सभी के सभी सितारे टूट के नीचे गिर जाते हैं और वो एकदम डाउन हो जाती है। जो देखकर उसके सभी बॉडीगार्ड और असिस्टेंट जल्दी से आकर कहने लगे होते हैं कि वो अपने सभी स्पार्कल को खो दी है, मतलब कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस से खो दी है, चलो जल्दी से लाइट जलाओ। ये बोलकर वो लोग उसके सर के ऊपर में एक लाइट बल्ब जला देते हैं, जो देखकर योशिमी कहता है कि अब तो ये और ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है। अब इसके बाद में अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों एक पार्क में एक बेंच पर बैठे होते हैं और हिकारू एकदम डाउन हार्टेड हो गई होती है, जो देखकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि आखिर कभी ना खोने वाली अपने सारा कॉन्फिडेंस कहाँ खो दी है। तभी हिकारू थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है, माफ़ करना, मैं फेल हो गई, हमारा डेट सेक्सी डायरेक्शन में नहीं गया, जिसका मतलब ये है कि मेरे पार्ट में ही फेलियर हुआ है। योशिमी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि सेक्सी, आखिर तुम कुछ बोली हो क्या? ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, मैं सच में सेक्सी ही सुना हूँ ना, कहीं मुझे कुछ गलत तो नहीं सुनाई दे रहा है ना। तभी उसके असिस्टेंट घबराते हुए कहती है कि अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा चेयर ऑफ सपोर्ट इनफ नहीं है, हमें जल्दी से हिकारू का कॉन्फिडेंस को वापस लाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो बॉडीगार्ड के साथ में हिकारू का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगी होती है,
मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो कहती है कि ये सच है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। उससे भी ज़्यादा मैं अपना हेयर, नेल, ड्रेसेस सब कुछ सबसे अच्छा यूज करती हूँ जो कि मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बना के रख दे। लेकिन वो सभी एफर्ट बेकार हो जाएगा अगर मैं उस पर्सन को अट्रैक्ट ना कर सकूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाते हुए कहती है कि यहाँ तक कि मैं तो सीरियस बिजनेस लॉन्जरी भी पहनी हुई हूँ मगर मैं फिर भी तुमको टेम्प्ट नहीं कर पाई। इसका मतलब मैं एक वुमेन के तौर पे फेलियर हूँ। अब वो सुनकर योस्मी फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि लगता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल कुछ गलत सुन ही नहीं रहा हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि देखो, मैं अपनी इस फर्स्ट डेट में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट और रिसर्च डाला हूँ। हालांकि ये सब बाहर से दिखाई नहीं देगा लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे लगा था कि हम लोग डेट में कुछ मज़ेदार चीज़ें करेंगे। मैं इससे पहले कभी भी किसी भी लड़की के साथ में डेट पर नहीं गया हूँ, इसलिए यहाँ तक कि बेसिक चीज़ें भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों वाली बात है। मैं तो सेक्सुअल चीज़ के बारे में ज़रा सा भी सोचा ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। ये बोलकर वो बहुत ही धीरे से कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। हिकारू उससे पूछते, मैं ठीक से सुनी नहीं, क्या तुम फिर से बोल सकते हो, तुम क्या बोले? वो कहता ठीक है तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आज तो तुम किसी नॉर्मल दिन से काफ़ी ज़्यादा चमक रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हारे साइड में खड़ा होने के लिए मैं वर्दी हूँ ही नहीं। इतना बोलकर वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच में चीज़ों की शुरुआत कैसे हुआ है, लेकिन अब हम लोग डेट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। उसके मुंह से वो सभी बातें सुनकर हिकारू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर से काफ़ी ज़्यादा चमकने लगी होती है और कहती है, तो दूसरे शब्दों में ये है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बल्कि तुम ही काफ़ी ज़्यादा प्योर हो ना, तुम तो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन हो, तुम तो सच में एकदम होपलेस हो, लगता है कि मुझे लीड लेना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसका हैंड होल्ड करने के लिए कहती है और हैंड होल्ड करने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उनके बीच में माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, जो देखकर योस्मी अपने मन में कहता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा प्योर हार्टेड निकली। वहीं पर हिकारू काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से कहती है, माफ़ करना, मैं गर्ल्स स्कूल में थी ना और मैं किसी भी लड़के का आज तक हाथ भी नहीं छुई हूँ। जो सुनकर वो सोचता मगर फिर भी सीरियस बिजनेस लॉन्जरी पहनने का हिम्मत कहाँ से आ गया। वहीं पर हिकारू उसी तरह से ऑकवर्ड और ब्लशिंग फेस के साथ में कहती है कि आज हम लोग हैंड होल्ड कर रहे हैं और पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या करेंगे। योस्मी कहता वो फ्यूचर तो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर हिकारू नर्वस होते हुए कहते, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस तुम्हारा प्योर हार्टेडनेस को रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड जो हूँ। वहीं पर वो सोचते हैं कि जब ये अचानक आकर मुझसे शादी करने के लिए पूछी थी और मैं देखा था कि ये कितनी खूबसूरत है और एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती है, तो मुझे लगा था कि इसके पास में शूटर्स की कमी नहीं होगी। मुझे लगा था कि ये मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी। वेल, अब पता चले कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वीन भी कभी कभी अपना कूल खो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ मिल गया जो कि हमारे में कॉमन है। वहीं पर हिकारू आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसका पैर फंसता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से उसका स्कर्ट उठने का कारण उसका पीछे का पूरा 4K में दिखाई दे जाता है, जो देखकर योस्मी इतना ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि उसके मुंह से एक चू तक नहीं निकलती है। अब इसी के साथ में उनका डेट ख़त्म हो जाता है और योस्मी उसी सदमे में अपने घर जाता है, खाना खाता है। डिनर करते वक्त भी उसके दिमाग में वही फ़ोटो चल रहा होता है और नहाते वक्त भी उसके दिमाग से वो फ़ोटो निकलता ही नहीं है। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो फ़ोटो उसके दिमाग में जगह बना के बैठा होता है, निकल ही नहीं रहा होता है। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि उसको कभी लगा ही नहीं था कि हाई सोसाइटी वाली लड़की उतना डेयरिंग लॉन्जरी पहनेगी। उसको लग रहा था कि वो कुछ इनोसेंट सा पहनेगी। वो सब सोचकर वो खुद पर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर वो सब ये क्या सोच रहा है। वो नहाकर बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो पहली डेट में एकदम ऑल आउट जाने की तैयारी कर रही होगी। ऐसा लगा जैसा कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्शन में बोल्ड हो गया है। वो जैसे बाहर निकलने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोलता ही है कि सामने उसको वही दिखाई दे जाती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। लेकिन वो दरवाज़ा खोल देती है। वहीं पर वो पूछता है कि तुम मेरे घर में और वो भी पजामे में क्या कर रही हो। हिकारू थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि एक्चुअली मैं सोने जाने वाली थी, लेकिन अचानक तुम्हें देखने का मन करने लगा था, इसलिए मैं तुमको देखने आ गई। ये बोलकर वो उसको उसके लिविंग रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका काफ़ी अच्छी तरह से खातिरदारी कर रहे होते हैं। योस्मी कहता है, तुम बोल रही हो कि तुम मुझे देखने से खुद को रोक नहीं पाई, तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन तुम तो हमारे डेट में मुझे देखी थी ना, और अभी तो सिर्फ 5 घंटे भी नहीं हुआ है।
ये बोलकर वो सोचता है ये एक शेल्टर्ड यंग लेडी है जो कि ऑल गर्ल स्कूल अटेंड करते आई है। ये इनोसेंट एंड प्योर हार्टेड है जो कि एक एक स्टेप करके लेना चाहती है। तो आखिर ये यहाँ पर अभी क्या कर रही है? एक सेकंड, अब ये मत कहना कि वो फिर से अपना फास्ट लाइफ लेन में रह रही है और वो सभी एक स्टेप लेने वाला पूरा का पूरा सीढ़ी चढ़ चुकी है। अब वो मुझे अपने साथ कहीं पर लेकर जाने वाली तो नहीं है ना, और वो भी मुझे नहीं पता कि कहाँ लेकर जाएगी। ये सब सोचकर वो अपने वाइल्ड इमेजिनेशन में पगलाने लगा होता है, जहाँ पर हिकारू उससे कहती है कि 5 घंटे ऑलरेडी हो गया है, मैं वो और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो लोग वो कर लेते हैं और दूसरे सीन में वो लोग 18 साल के हो गए होते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद में वो लोग 10-12 बच्चे भी कर लेते हैं। अपनी इमेजिनेशन में वो सब एक्सपीरियंस करके वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि 11 बच्चे कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। हिकारू थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? दरअसल मैं तो यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। जब मैं एक्सीडेंटली तुमको अपना सीरियस बिजनेस लॉन्जरी फ्लैश कर दी थी, तब मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हारे प्योर हार्टेड पर बहुत ही बड़ा शौक ना छोड़ कर चला गया हो। वापस आते वक्त तुम तो एकदम किसी पुतले की तरह चल रहे थे। देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गए हो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा रिसर्च सफिशिएंट नहीं था। अब जबकि तुम मुझे डेट करने के लिए तैयार हो गए हो, इसलिए तुम्हारा गर्लफ्रेंड होने के नाते ये मेरा ड्यूटी है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो सकता है, लेकिन तुम बता सकते हो कि कौन सा स्टाइल का लॉन्जरी तुम फ्यूचर में प्रेफर करोगे? तभी शिगेमोरी उसको ABC करके 3 स्टाइल दिखाने लगती है। हिकारू कहते कि तुम मुझे सिर्फ बता दो और मैं तुम्हारे लिए बेटर गर्लफ्रेंड बनने की पूरी कोशिश करूँगी और प्रॉमिस भी करती हूँ। वो सब देखकर योसुमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। तो वहीं पर उसके पेरेंट्स A और C को चुनते हैं, जिससे योसुमी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए उन लोगों को इस मैटर से दूर होने के लिए कहता है और शर्माते हुए हिकारू से कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, लेकिन ऐसी चीज़ें मेरे पेरेंट्स के सामने पूछना, आखिर मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? वो ब्लश करते हुए कहती है क्या हमें किसी प्राइवेट जगह पर चले जाना चाहिए? तभी योसुमी झुंझुलाकर चिल्लाते हुए कहता है कि अब बस भी करो, जो पहना वो पहनो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि तो तुम ये कह रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि मैं सभी में खूबसूरत लगूंगी? तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। अपना काम करने के बाद में वो वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर शिगेमोरी से कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कह देगा। शिगेमोरी जल्दी से जाकर सभी के सभी स्टाइल का 10-10 सेट को ऑर्डर कर दो। शिगेमोरी कहते मगर योसुमी इतना ज़्यादा प्योर हार्टेड है तो उसको देखने का कभी मौका मिलेगा ही नहीं। हिकारू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि एक प्रॉपर गर्लफ्रेंड को हमेशा किसी भी तरह के एक्सीडेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि आज एक एक्सीडेंट हो गया था।